आर्मी चीफ ने आज आखिरी खिताब किया। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी। आर्मी चीफ ने इस बात का इकरार किया है फौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है, ये मुदाखलत गैर आईनी है। फरवरी से पहले जो कुछ होता रहा उसका जिम्मेदार कौन है? आज वो सारे सहाफी पागल हुए हैं, टकरे मार रहे हैं दीवारों में जाके कि सानू तो फाइलें दिखाइयां सन। ये कौन करता था? सब कुछ अफराद और पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। वार्निंग शॉट है इमरान खान साहब के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने रीजनल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ये मैं आपको पहले से एक डिस्क्लेमर जिसको मैं कह दूँ, एक बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि बड़े एहतियात के साथ जो है इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ। लेकिन मेरा ख्याल में बात होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं अगर सबके बोलने के हक़ में होता हूँ, कोई भी अपनी राय का इजहार करना चाहे मैं उसके हक़ में होता हूँ, तो फिर मेरा ख्याल में ये राइट सबके लिए होना चाहिए। तो आर्मी चीफ ने आज एक तकरीब से ख़िताब किया, मौजूदा आर्मी चीफ ने, जिनकी रिटायरमेंट में अब सिर्फ चंद दिन रह गए हैं, जस्ट अ मैटर ऑफ आई थिंक 5 days मोर, जिसके बाद उन्होंने कमांड जो है वो किसी और नए आर्मी चीफ को सौंप देनी है। उससे पहले उनका ये आखिरी ख़िताब था, यौम दिफा की तकरीब के हवाले से ये आखिरी ख़िताब था और वहाँ पे शहदा की फैमिलीज़ आई हुई थी, उनके सामने उन्होंने ख़िताब किया। उसके अंदर कुछ कड़वी बातें थी, कुछ मीठी बातें थी, कुछ सच्ची बातें थी और चंद बातों से इख्तलाफ किया जा सकता है अगर ओवरऑल मैं उस तकरीर को देखूं। मैंने चंद पॉइंटर्स निकाले हैं जिसके ऊपर मैं ज़रा कमेंट करना चाहूँगा। उसके बाद लेकिन सबसे पहले ज़रा एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि उन्होंने अपनी तकरीर में एक्चुअली कहा क्या है। एक तो उन्होंने ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा मैं 44 साल जो है मैंने मिलिट्री में सर्विस दी है और मैं रिटायर हो रहा हूँ। यौम शोहदा जो है वो सैलाब की वजह से जो है वो देर से मुनक्किद किया, जिस पे मैं माज़रत का हूँ। उन्होंने शोहदा पाकिस्तान की अज़मत को सलाम पेश किया। उन्होंने कहा वो हमारा फ़ख्र हैं। उन्होंने कहा कि 6 साल आर्मी चीफ़ के दौर में हज़ारों शोहदा के घरों को मैं ताज़ियत के लिए गया। आफरीन है उन पर कि हमेशा उनके हौसलों को बुलंद पाया, जिसने मेरे हौसले को भी तक़वियत बख्शी। उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मैं 6 साल इस अजीम फ़ौज का सिपा सलार रहा। मैं दुआ करता हूँ कि आने वाले वक्त में ये फ़ौज इसी तरीके से कामयाबी के झंडे गाड़े। फ़ौज का बुनियादी काम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जी उनका बुनियादी काम जो है वो जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत होता है। लेकिन पाक फ़ौज हमेशा अपनी इस्तेदाद से बढ़कर मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ रहती है। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिकॉर्डिक का मामला हो, फेटफ के नुकसान हो या मुल्क को वाइट लिस्ट से मिलाना या फाटा की इंतज़ाम करना, बॉर्डर पर बाड़ लगाना या कतर से सस्ती गैस मुहैया कराना या दोस्त मुल्कों से कर्ज का इजरा, कोविड का मुकाबला हो या टिड्डी दल का खात्मा या सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयाँ हों, ये मतलब उन्होंने कहा कि फ़ौज जो है वो इन कामों के अंदर भी जो है पेश रहती है। उन्होंने कहा फ़ौज ने हमेशा अपने मैंडेट से बढ़कर कौम की खिदमत की है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन कामों के बावजूद फ़ौज अपने बुनियादी काम और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से भी कभी गाफिल नहीं होगी। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने एक ऐसे मौजू पर बात करना चाहता हूं जिस पे लोग अमूमन बात करने से गुरेज करते हैं। नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट वेयर द स्पीच स्टार्ट्स, और इसको बड़ा गौर से सुनने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह बात हमारे 1971 में साबका मशरिकी पाकिस्तान में कारकर्दगी से मुतल्लिक है। मैं यहाँ पे कुछ हकायक दुरुस्त करना चाहता हूँ। साबका मशरिकी पाकिस्तान एक फौजी नहीं सियासी नाकामी थी, सियासी नाकामी थी। लड़ने वाले फौजियों की तादाद 92,000 नहीं सिर्फ 34,000 थी। बाकी लोग मुख्तलिफ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में थे। इन 34,000 का मुकाबला 2.5 लाख इंडियन आर्मी, 2 लाख ट्रेंड मुक्तिबानी, इन तमाम के खिलाफ हमारी फ़ौज बहुत बहादुरी से लड़ी और बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की, जिसका एतराफ़ खुद इंडियन आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मानिक शॉ ने भी किया। इन बहादुर शहीदों और गाजियों की कुर्बानियों का आज तक कौम ने एतराफ़ नहीं किया, जो कि एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं आज इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इन तमाम शहीदों और गाजियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और पेश करता रहूँगा। वो हमारे हीरो हैं और कौम को इन पर फ़ख्र होना चाहिए। आखिर में कुछ बातें आज के सियासी हालात के मुताबिक करना चाहूँगा। मैं काफ़ी सालों से इस बात पर गौर कर रहा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसानी हकूक़ की पामाली यानी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हिंदुस्तानी फ़ौज करती है, मगर इनके अवाम कमो बेश ही उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसके बरक्स हमारी फ़ौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ़ रहती है, गाय बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फ़ौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। यानी आर्मी चीफ ने इस बात का इकरार किया है कि एक
फ़ौज जो है वो सियासी मामलात में मुदाखलत करती है, और दूसरा ये मुदाखलत गैर आइनी है। अब थोड़ी देर पहले, इसी बात से थोड़ी देर पहले आप खुद ये बोल के हटे हैं कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, आप फरमाते हैं वो फौजी नहीं, वो सियासी नाकामी थी। लेकिन इसको, ये इतना एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है कि इसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता। इसके अंदर भी फिर वहाँ पे यही मामला झलकता है कि एक्चुअली उस वक्त भी आपकी सियासत में मदाखलत थी, जिसकी वजह से, अगर आप उसको सियासी नाकामी भी कहना चाहते हैं, तो उसमें भी फौज की एक इंटरवेंशन थी, जिसकी वजह से अगर आप उसे सियासी नाकामी का नाम देना चाहें तो आप दे दें। जनरल नियाजी ने उस सिलेंडर के ऊपर, जब डिक्लेरेशन के ऊपर वो जब साइन किया था ना, तो जाहिर बात है उस तस्वीर को आज भी जो है वो भारत के अंदर बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है उस तस्वीर को, और वो हम सबके लिए बाइस शर्म तस्वीर है वो। और इर्रिस्पेक्टिव कि वो 34,000 थे या 92,000 थे, मेरी नज़र में वो सब पाकिस्तानी थे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 34,000 फौजी थे या 92,000 फौजी थे, वो 92,000 पाकिस्तानी थे। मेरे लिए सिर्फ ये बात इंपॉर्टेंट है। आगे चल के उसके बाद उन्होंने ये फरमाया कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इसलिए उन्होंने, हाँ अब यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा इसलिए पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बहुत सोच विचार के बाद फैसला किया कि फ़ौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। अब यहाँ पे मेरा एक सवाल बनता है, इन्होंने फरमाया कि जी फरवरी में फ़ौज ने फैसला किया पिछले साल यानी 2021 में कि फ़ौज आइंदा किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। लेकिन इससे पहले जब सियासी मामलात में मुदाखलत हो रही थी, जिसके बारे में आप खुद अभी थोड़ी देर पहले कह के हटे हैं कि सियासत में मुदाखलत जो है वो गैर आइनी है, तो ये सब कुछ क्यों होता रहा? ये इन सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत फिर क्यों होती रही? फरवरी के बाद आपने पहला कदम उठाया, आपने कहा कि जी आज के बाद नहीं होगी, लेकिन फरवरी से पहले जो कुछ होता रहा उसका जिम्मेदार कौन है? मैं इसको ज़रा डिटेल से अभी बैठ के मैंने कुछ पॉइंटर्स निकाले हुए, मैं उस पर बात करता हूँ। उन्होंने कहा ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम, उन्होंने कहा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम इस पर सख्ती से कारबंद है और आइंदा भी रहेंगे। बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है। उन्होंने कहा ताहम इस आइनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हल्कों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। अब ये इमरान खान साहब की तरफ आ रहे हैं। फ़ौज पर तनकीद अवाम और सियासी पार्टियों का हक है, लेकिन अल्फाज के इस्तेमाल में एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इस झूठे बयानी से राह फरार इख्तियार की जा रही है। इमरान खान साहब जिस तरह वो ये दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा ना, एक तो अमेरिका के हवाले से उन्होंने कहा इट इज़ ओवर, इट इज़ बिहाइंड मी नाउ, और दूसरा उन्होंने कहा कि जनाब चलें हमने मान लिया कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस साजिश के पीछे नहीं थी, ये उसकी बात कर रहे हैं। चलें इसको भी अभी डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा सिविल मिलिट्री लीडरशिप को गैर मुनासिब अलकाबात से पुकारा गया। मैं आपको वाजे कर देना चाहता हूं कि फ़ौज की क़ियादत कुछ भी कर सकती है, लेकिन मुल्क के मफाद के खिलाफ नहीं जा सकती। क्या आप समझते हैं कि मुल्क में बैरूनी साजिशों और फ़ौजी क़ियादत हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी? ये नामुमकिन है, बल्कि एक गुनाह कबीरा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि जनाब कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई है, क्योंकि अगर हुई होती तो हम 1 मिनट में जो है उसको रोकते, लेकिन ऐसी किसी किस्म की कोई साजिश, बैरूनी साजिश नहीं हुई है, जिस तरह वो जो अमेरिका वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बनाया हुआ था। उन्होंने कहा और जो लोग ये समझते हैं कि वो फ़ौज और अवाम में दरार डालेंगे, वो भी हमेशा नाकाम होंगे। फ़ौज की क़ियादत के पास इस नामुनासिब यलगार का जवाब देने के लिए बहुत से मौके और वसाइल मौजूद थे, लेकिन फ़ौज ने मुल्क के वसीतर मफाद में हौसले का मुजाहरा किया और कोई भी मनफी बयान देने से इज्तनाब किया। लेकिन ये बात सबको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि सब्र की भी एक हद है। अब ये एक वार्निंग शॉट है, ये बेसिकली एक वार्निंग शॉट है इमरान खान साहब के लिए। मैं अपने और फ़ौज के ख़िलाफ़ इस नामुनासिब और जारहाना रवैये को दरगुजर करके आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान हम सबसे अफजल है। अफराद और पार्टियाँ तो आती जाती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इंशाल्लाह हमेशा कायम रहना है इंशाल्लाह। फ़ौज ने तो अपना कथारसिस शुरू कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि हमारी सियासी पार्टियाँ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करेंगी। और यह भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में हर इदारे, सियासी पार्टियों, सिविल सोसाइटी से भी गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई होंगी, लेकिन आपके इदारे से कौन कौन सी गलतियां हुई हैं इसको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा हमें इन गलतियों से सबक सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। मौजूद हाज़रीन, मैं वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान आज संगीन मुआशी मुश्किलात का शिकार है और कोई भी एक पार्टी मुल्क को इस बहरान से निकाल नहीं सकती, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है। अब वक्त आ गया है कि तमाम स्टेक होल्डर्स अपनी ज़ाती अना को एक तरफ रखते हुए माजी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें और पाकिस्तान को इस बहरान से निकालें। इसके साथ साथ हमें जमहूरियत की रूह को समझते हुए और अदम बर्दाश्त की फ़िज़ा को ख़त्म करते हुए पाकिस्तान में एक सच्चा जमहूरी कल्चर अपनाना है। 2018 के इलेक्शनों में बाज़ पार्टियों ने RTS सिस्टम के बैठने को बहाना बनाकर जीती हुई पार्टी को सिलेक्टेड का लक़ब दिया। अब ये बात हो रही है नून लीग की। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों, और JUIF भी ऑब्वियसली जो इस वक्त हुकूमत में, अब ये उनको टारगेट किया जा रहा है।
और 2022 में एक पार्टी ने एतमाद का वोट खोने के बाद दूसरी पार्टी को इम्पोर्टेड का लक़ब दिया। अब ये ज़ाहिर बात है, पीटीआई की बात हो रही है, हमें इस रवैये को रद्द करना होगा। हार जीत सियासत का हिस्सा है और हर पार्टी को अपनी शिकस्त को कबूल करने का हौसला पैदा करना होगा ताकि अगले इलेक्शन में एक इम्पोर्टेड या सिलेक्टेड गवर्नमेंट के बजाय इलेक्टेड गवर्नमेंट आए। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो हमें अदम बर्दाश्त और मैं ना मानूं के रवैये को तर्क करना होगा। हमारे लिए पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है, हमारा वजूद उसकी सलामती और बका से वाबस्ता है। ये मतलब जो लुब्बे लुबाब था बात का ये है। अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए मैं अगर 1 मिनट के लिए इसको बर्ड आई व्यू से मैं देखूं तो बाजवा साहब जो हैं 2-4 चीज़ें इसके अंदर बता रहे हैं। एक तो ये कि जी, और ये बात उस दिन DGISI ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि जी इदारे ने फैसला कर लिया कि जो पिछले साल सेनेट के इलेक्शन हुए थे उसके बाद से हमारा सियासत के साथ कोई लेना देना नहीं है। और दूसरा, बाजवा साहब जो हैं वो मौजूदा मतलब जो सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, उसमें इमरान खान साहब को वो टारगेट करते हुए कह रहे हैं कि जनाब इनकी वजह से जो एक सियासी हिजान की कैफियत आई हुई है उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोई किसी किस्म की साजिश नहीं हुई है और सियासी मामला जो हैं वो आगे चल रहे हैं और अब इदारे का कोई लेना देना इन चीज़ों के साथ नहीं है। ओवरऑल बेसिकली अगर आप इसको उठा के देखें तो इदारा, ये हमें बताया गया है, बारहा ये बताया गया है कि इदारे ने अब ये फैसला कर लिया कि हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं। माजी में गलतियां हुई हैं लेकिन अब हम आगे चलना चाहते हैं। मेरा जो इस पर एक सबसे बेसिक एतराज़ है इस सारी चीज़ के ऊपर, अगर आप अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं ना, अगर आप अपनी गलती को ठीक करना चाहते हैं तो उसका सबसे पहला कदम वो गलती का इकरार होता है। ये पहला कदम होता है। बच्चे को आप समझाते हैं ना, बच्चे को आप कहते हैं कि बेटा पहले कहो कि तुमने ये किया है। जब तक उससे अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो मानेगा नहीं कि उसने गलतियां की हैं। उसके बाद उस गलती को ठीक करने का सिलसिला शुरू होता है। उसके बाद गलती की माफी मांगी जाती है और फिर जाके उम्मीद की जाती है कि शायद माफी मिल जाए। ये है वो कदम उठाने का तरीका। ये नहीं हो सकता कि आप चौथे कदम के ऊपर जाके सबसे पहले खड़े हो जाएं, हमने गलतियां की थी अब आइंदा नहीं करेंगे, आए जी हमें माफ कर दें। सबसे पहले इकरार कीजिए, आए बैठ के खुल के बात करें। आए आज बैठ के बात करें कि पाकिस्तान के आज जो बड़े बड़े सियासी रहनुमा मौजूद हैं, चाहे उसमें नवाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है, आसिफ अली जरदारी है या इमरान खान है, इसके पीछे, इन लोगों के पीछे फौज ने किस तरह इन्वेस्ट किया है टाइम के लिहाज से, एफर्ट्स के लिहाज से। इनको आज इतने बड़े बड़े जो लीडर बने हैं, इसमें इदारे ने क्या किरदार अदा किया है, इसको डिस्कस करने की, इसको मानने की सबसे पहले जरूरत है। आज जिस इमरान खान के बारे में ये कहा जाता है कि लो जनाब इमरान खान जो है उसने ये देखें ये बैरूनी साजिश की बात कर दी, मुल्क में हिजान बर्पा कर दिया, ये सब कुछ कर दिया। बताइए 2011 में उसकी लॉन्चिंग किसने की थी? मेरे सवाल है, मेरे सिर्फ सवालों के जवाब दे दें, मामला खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएगा। मैं सवाल करता रहूंगा, मुझे जवाब देते रहे, मामला खुद ब खुद हल हो जाएगा। बताइए 2011 के अंदर इमरान खान को किसने लॉन्च किया था? बताइए इमरान खान की सियासी जमात में लोगों को किसने कहा था कि जाओ उसकी जमात को ज्वाइन करो जाके? बताइए उसकी जमात की फंडिंग किस तरह होती थी? बताइए उसकी जमात इतने बड़े बड़े जलसे किस तरह कर रही थी? बताइए उसकी टेलीविजन कवरेज किस तरह होती थी? बताइए इन तमाम चैनलों को कौन कहता था कि जनाब कट करें इमरान को, दिखाएं इमरान खान को। इमरान के जलसे के बाहर अगर लड़कियों की चूड़ियों का स्टॉल भी लगा हुआ तो उसके ऊपर भी पैकेज बनाए। बताएं, इन सवालों के जवाब देना शुरू कर दें, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बताइए, जवाब दीजिए, नवाज शरीफ को बाहर जाने के अंदर किसने ये सारा कुछ करवाया था? किसके एफर्ट्स की वजह से नवाज शरीफ बाहर जाने में कामयाब हुआ? क्योंकि पूरी दुनिया में तो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक शख्स जेल के अंदर हो और वो सिर्फ बीमारी की स्लिपें दिखा के जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने में कामयाब हो जाए, अपने मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हो जाए। पूरी दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। मुझे बता दीजिए ये किसकी वजह से हुआ ये सब कुछ? कौन था वो करने वाला? मुझे ये बता दीजिए कि आज इमरान खान ये कहता है जी नैब मेरे हाथ में तो नहीं थी, वो कहता है जी नैब जिनके हाथ में थी वो एहतसाब होने नहीं देते थे। किसके हाथ में थी नैब? कौन करवा रहे थे ये सब कुछ? किस तरह होता था कि ऑपोजिशन के लोगों को उठा लिया जाता था और उसके बाद उनको बंद कर दिया जाता था? किसके कहने पे होता था ये सब कुछ? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये कौन से सहाफी थे, वो कौन से ऑफिसर्स थे जो इन सहाफियों को बुला बुला के फाइलें दिखाते थे बैठ के, जिसकी वजह से आज वो सारे सहाफी पागल हुए हैं, टकरे मार रहे हैं दीवारों में जाके कि सानू तो फाइलें दिखाइयां सन और हम तो मान गए थे। ये कौन करता था ये सब कुछ?
वो कौन से ऑफिसर्स थे? क्योंकि इन लोगों के सॉफ्टवेयर तो उन्हीं ऑफिसर्स ने खराब किए हुए ना, जो आज समझ ही नहीं आ रहे, आप लोगों को पकड़े नहीं जा रहे। तो वो कौन कौन इनको दिखाता था वो फाइलें? और मुझे लिस्ट तो निकाल के दिखाइए वो कौन कौन से सहाफ़ी हैं, ताकि लोगों को भी पता लगे ना। ये आज इतने बड़े जो सिविलियन सुप्रीमेसी के जो चैंपियन बनते हैं कि जी हम जमहूरियत के साथ हैं और हम सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ हैं, बताइए तो सही वो लिस्ट कौन सी है। लें जरा, लोगों के नाम लें और उन सहाफ़ियों के भी नाम लें। मैं तो कहता हूं पिछले 40 साल के नाम निकालें, जरा बताएं कौन कौन से सहाफ़ी हैं। अगर आप लोगों की एजेंसियों की जानिब से इन लोगों को पेमेंट्स जाती रही तो वो भी बताइए जरा। शुरू हो जाए, ज़ियाउल हक के दौर से स्टार्ट कर लें, क्योंकि उसमें बहुत से शायद बाबे भी फंसेंगे। लाइए सबके नाम निकालिए, बताएं आईजीआई किस तरह बनी थी, बताइए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने के लिए क्या हुआ था, बताएं एमक्यूएम किस तरह बनी थी, बताएं अल्ताफ हुसैन को किसने क्रिएट किया था, बताएं जब परवेज मुशर्रफ को का जहाज हवा में था तो यहां पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को किस तरह फारिग कर दिया गया था। इन सारे सवालों के जवाब देना शुरू करें। आप यकीन कीजिए स्लेट धुल जाएगी, साफ हो जाएगी, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल एक नया कोरा आगाज होगा दोबारा। कौन कौन से सहाफियों को किन किन चैनलों में रखवाया गया, किसने रखवाया, किन किन सहाफियों की ट्वीटें डिलीट करवाई जाती थी और किन किन सहाफियों की ट्वीटें करवाई जाती थी, बताइए, सबको बता दें, सबका बता दें। इसके अलावा बताइए कि कौन से वो चैनल थे जिनको सियासतदानों की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसको कहा जाता था कि लिखो लिखो मफरूर नवाज शरीफ, सजा याफ्ता नवाज शरीफ, किसके बारे में कहा जाता था? किसको ये दिली एंजॉयमेंट होती थी ये सब कुछ देख के? इस सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप कह सकते हैं आज ये बात, पाकिस्तान इस मुमलिकत खुदादाद में ये बात कह सकते हैं कि हां आज इस मुल्क में एहतसाब सबके लिए बराबर है? एक आम किसान का बच्चा हो, पुलिस वाले का बच्चा हो, कमिश्नर का बच्चा हो, जज का बच्चा हो, जर्नैल का बच्चा हो, एमएनए का बच्चा हो, वजीर आजम का बच्चा हो, सबके लिए एहतसाब बराबर है। कह सकते हैं ये बात? नहीं कही जा सकती। आज एक संतरी जो खड़ा होता है, एक ट्रैफिक पुलिस वाला जो चौक के ऊपर खड़ा होता है, एक सुजुकी मेहरान को और एक जनरल की गाड़ी को उसी तरह रोक सकता है कि रोको तुम्हारा चलान होगा यहां पर? नहीं रोक सकता। क्यों नहीं है इसके पास यह ताकत? इस ट्रैफिक पुलिस वाले के पास यह ताकत क्यों नहीं है? होनी चाहिए ना। इसके अलावा जब तक इस मुल्क के अंदर मुदस्सर नाडू जैसे लोग रहेंगे, जिनकी माएं, जिनके बच्चे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, एक वजीर आजम आता है वो उसके सर के ऊपर बच्चे के हाथ रखता है, दूसरा वजीर आजम आता है वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है, लेकिन कोई उसको जवाब नहीं दे पा रहा कि तेरा बाप जिंदा है या मर गया। उसकी बीवी अपने मियां की तलाश में उसका इंतजार करते करते इस दुनिया से चली गई। लोगों ने उसके बच्चे को जवाब देने वाला कोई नहीं है। 22 करोड़ अवाम में इतने बड़े बड़े नाम, तगड़े नाम इस मुल्क के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे को उसके बाप के बारे में कोई जवाब नहीं दे सकता। इसके अलावा किस सियासतदान ने किस सियासी जमात में जाना है, कौन फैसला करता था? ये कौन फोन करता था? और ऐसे फोन जिनके नंबर भी नहीं आते थे, कौन करता था? एक जज साहब कहते हैं मेरे पास एक सिटिंग ऑफिसर आके मुझे बताते थे कि जनाब आपने फैसला क्या करना है। कौन थे वो सिटिंग ऑफिसर जो जज साहब को जाके ये बातें कहते थे? फैजाबाद धरने के अंदर किसने पैसे देने का अहकाम दिए थे? क्यों ऐसी, जब एक सिविलियन क़यादत मौजूद थी, इसके बावजूद क्यों यह जरूरत पड़ी कि उन लोगों को जाके पैसे उनमें बांटने पड़े? ऐसी क्या जरूरत थी? पाकिस्तान के खारजी ताल्लुकात किस मुल्क के साथ किस तरह होंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब,
यूं करके वह कहते हैं द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दिस कंट्री विल बी मेड इन द फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान। बताइए क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी वाकई फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान में बनती है? सेनेट के इलेक्शंस मुनक्किद होने जा रहे हैं और जिस बूथ के अंदर वोट डलने हैं वो कैमरों से भरा हुआ है। आज तक नहीं पता लग सका वो कैमरे किसने लगाए, आज तक नहीं पता इस बात का। इमरान खान कहते हैं हमने बंदे जब पूरे करने होते थे हमें इनको कहना पड़ता था कि जी लाएं हमें बंदे ला के दें। बाजवा साहब ने तो अपनी तकरीर में कहा था कि हमारा काम जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत करना है। किसी वजीर आजम के लिए नंबर पूरे करना भी हमारा काम है क्या? नहीं है ना, हमारा काम नहीं है। सहाफियों को उठाया जाता है, सहाफियों को गोलियां लगती हैं, सहाफी इस दुनिया से चले जाते हैं, सहाफियों को कोई पूछने वाला नहीं है। कभी सहाफियों के अगेंस्ट जो है वो एक गद्दारी मुहिम शुरू होती है कि तू गद्दार और तू गद्दार और तू चोर और तू लिफाफा। एक सोची समझी स्कीम के तहत ही सब कुछ होता है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। खवातीन सहाफियों की ऐसी किरदार कशी होती है कि वो तरसे वो तड़प जाएं इस बात के ऊपर कि हम इस फील्ड में क्यों आए, हमें फील्ड ही छोड़ देनी चाहिए थी। कौन करवाता रहे सब कुछ? पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लॉ लगे, जितने भी, परवेज मुशर्रफ साहब का हो, ज़ियाउल हक का हो, अयूब खान का हो, क्या यह महसूस होता है कि जो कुछ हुआ था वो गलत था? ये नहीं होना चाहिए था। हमने जमहूरी अमल को नहीं चलने दिया आगे। एक्सटेंशन लेना, क्या एक्सटेंशन लेना ठीक है या गलत है? क्या इससे मुल्क के निजाम में बेहतरी आती है या खराबी आती है? क्या मुख्तलिफ सरकारी ओहदों के ऊपर जो हाजिर ऑफिसर्स को लाके बिठाया जाता है, क्या यह दुरुस्त है? क्या इससे इदारे बेहतर होते हैं, मजबूत होते हैं इससे? इन तमाम सवालों के जवाब दे दीजिए, इन तमाम सवालों के। आप यकीन कीजिए ये प्लेट धुल जाएगी, साफ हो जाएगी। वकार यहां पे पहुंच चुका होगा, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि वो उंगली तक उठा सके। आज कभी इधर से कोई बोलता है, कभी उधर से कोई बोलता है, कभी एक टांग खींचता है, कभी दूसरा टांग खींचता है, नहीं तुम मेरे साथ हो, नहीं तुम न्यूट्रल नहीं हो सकते, नहीं तुम्हें न्यूट्रल होना पड़ेगा। इन तमाम चीजों की जरूरत ही ना हो। ये 20-22 सवाल हैं, इन सवालों के जवाब मिल जाएं, आप यकीन कीजिए प्लेट साफ हो जाएगी और उसके बाद किसी किस्म की एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अपने आप को खुद एहतसाब के लिए पेश करेंगे कि लें, बताइए सेनेट की कौन सी कमेटी है जिसने हमसे सवाल करना है, बताइए कौमी असेंबली की कौन सी कमेटी है जो हमसे सवाल करना चाहती है। आंखों में आंखें डाल के जवाब देंगे। सियासतदानों, जजों, सहाफियों के दिलों में से डर खत्म कीजिए, क्योंकि जहां डर मौजूद होता है वहां इज्जत नहीं होती। ये ज़हन में रखिएगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।